अथर्व कमरे में बेहोश पड़ा था। उसे कुछ देर बाद होश आया। उसका सिर भारी पड़ रहा था। वो खुद को संभालते हुए उठकर बैठ गया। वो आंखें खोलता हुआ रूम के चारों ओर देखा, फिर खिड़की पर उसकी नजर गई। खिड़की पर देखते ही वह हैरान रह गया। ये क्या रात हो गई। मैं कब से सो रहा था, पर आज तो मुझे मुंबई जाना था, फिर मैं यहाँ कैसे रह गया। वह उठने की कोशिश करने लगा कि उसके सिर पर तेज दर्द होने लगा। वह कहराते हुए ही बैठ गया। मेरे सिर पर इतना दर्द क्यों हो रहा है। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। अथर्व धीरे धीरे चलता हुआ डोर की ओर गया और वहां से आवाज लगाने लगा। कोई है, दरवाजा खोलो। उसके कई बार आवाज लगाने पर भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर वह होटल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करता है। थोड़ी ही देर में एक वेटर उसके कमरे में आता है। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, पता नहीं, मेरे सिर पर बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज प्रोफेसर राव को बुला देंगे। प्रोफेसर राव पर और उनकी टीम तो आज सुबह ही मुंबई के लिए निकल गई है, वेटर ने कहा। क्या? पर मुझे छोड़कर वह लोग कैसे चले गए? कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। अथर्व हैरान होकर कहा। पर सर, आपने ही तो उन्हें कहा था कि आप नहीं आ रहे हो उनके साथ, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है और आप कुछ दिन यहाँ रेस्ट लेना चाहते हो। उस वेटर ने अथर्व को बताया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब कहा? इनफैक्ट मैं तो रेडी था जाने के लिए, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब आंख खुली तो मैंने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अथर्व को उस वेटर की बात सुनकर ताजुब लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ उसने कहा ही नहीं था। वह तो इसलिए हुआ सर, क्योंकि आपने रूम के बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था, इसलिए हम में से कोई रूम सर्विस के लिए भी नहीं आया, उस वेटर ने कहा। वेटर की बात सुनकर अथर्व का दिमाग घूम गया। वह दरवाजे पर चेक करने भी गया, जहां वाकई में डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था। अथर्व का दिमाग हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वह अपनी आंखें बंद किए हाथों को मसलता हुआ खोलता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे जूस के ग्लास पर पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने यही जूस पिया था। ये जूस मुझे किसने दिया था? उसे बुलाकर लाओ। सर, ये जूस आपने कब पिया था? आज सुबह बेहोश होने से पहले, और इसमें कुछ मिलाया गया था, तभी मैं बेहोश पड़ा था। लेकिन सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों के सर्विस का टाइम आउट हो चुका था। तो होटल के रूल के हिसाब से सर्विस टाइम आउट होते ही हम उन्हें खाना पीना सर्व नहीं करते हैं, और आपने पहले ही डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया था। फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि हम में से कोई भी वेटर आपके रूम में आता। वेटर की बात सुनकर अथर्व के होश उड़ चुके थे। तभी वह वेटर फुसफुसाते हुए अथर्व से कहता है। सर, एक रिक्वेस्ट थी। आप मैनेजर को ये सब मत कहिएगा कि जूस में कुछ मिलाया गया था, क्योंकि फूड सर्विस में ही देता हूँ, तो मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल देगा। वह वेटर गिड़गिड़ाते हुए अथर्व से कहता है। अगर तुम फूड सर्विस देते हो तो वह कौन था जिसने मुझे जूस दिया था? अथर्व उस वेटर को घूरते हुए कहा। पता नहीं सर, मेरी भी समझ नहीं आ रहा। क्या आपने उसका चेहरा देखा था तो शायद कुछ पता चल जाएगा। वेटर के कहने पर अथर्व कुछ याद करते हुए सोचता है कि तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सर, यहाँ आए सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को गई है, एक वेटर चिल्लाते हुए कहता है। सभी उसकी आवाज सुनकर जाते हैं। अथर्व भी उस ओर जाता है। सर, ये देखिए, पता नहीं ये लड़की कब से रूम में बंद थी। मैं रूम क्लीन करने आया था तो उसे दरवाजे के सामने बेहोश होता देखा। ओह माय गॉड, ये तो प्रोफेसर राव की टीम की स्टूडेंट हैं। पर वह लोग तो चले गए हैं, फिर ये यहाँ कैसे रह गई? अथर्व वहां जाकर देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो बाहर ही किसी से जानने के लिए पूछता है। क्या हुआ है? यहाँ चिल्लाने की आवाज किसकी थी? सर, एक लड़की पता नहीं कब से रूम में बेहोश पड़ी थी। अभी रूम क्लीन करने वेटर गया ही था, वहां उसे बेहोश पड़ी लड़की मिली। पर है कौन वह? पता नहीं सर, लेकिन मैनेजर बता रहे हैं कि ये प्रोफेसर राव की टीम से आई थी, मुंबई कॉलेज से। इतना सुनते ही अथर्व की सांसें अटक गई। वह भीड़ को चीरता हुआ वहां जाता है, सामने विविधा को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। सर,
प्लीज आप सामने मत जाओ, हो सकता ये लड़की मर चुकी हो, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सर। उस मैनेजर के इतना कहते ही अथर्व गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। बंद करो अपनी बकवास, मेरी विविधा को कुछ नहीं हुआ है। अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा न तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे। अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। इतना गुस्सा वह आज तक नहीं हुआ था जितना उसे मैनेजर की बातों से हुआ था। अथर्व विविधा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और मैनेजर से कहता है, अब यहाँ खड़े क्यों हो, डॉक्टर को बुलाओ कोई। अथर्व की एक धमकी से वह मैनेजर हकलाता हुआ डॉक्टर को बुलाता है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक अथर्व 1 मिनट के लिए भी विविधा से दूर नहीं गया था। वह उसका हाथ थामे उसे देखता रहा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं। अथर्व अभी भी विविधा का हाथ थामे बैठा हुआ था। देखिए आप यहाँ से दूर हो जाए, मुझे पेशेंट को ठीक से चेकअप करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा। जब तक विविधा ठीक नहीं हो जाती मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपको मेरे सामने ही चेकअप करना होगा। अथर्व की बात पर डॉक्टर कुछ नहीं कहता है, वह विविधा का चेकअप करने लगते हैं। विविधा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं और अथर्व अभी भी उसका हाथ थामे बैठा हुआ था। थोड़ी देर में विविधा होश में आने लगी। अथर्व उसके आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था। विविधा जब अपनी आंखें खोलती है, सामने अथर्व को देखती है, वही चेहरा वही आंखें। अद्वैत, विविधा ने कहा। अथर्व को विविधा के मुंह से ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे पहले भी इस नाम से उसे पुकारा गया हो। विविधा, तुम ठीक हो? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? विविधा धीरे से कहती हैं। मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ तनु कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। विविधा ने कमरे के चारों ओर देखकर कहा। वो लोग चले गए हैं मुंबई। अथर्व ने कहा। क्या, पर ऐसे कैसे? मुझे लेकर क्यों नहीं गए? मैं तो बाहर निकलने ही वाली थी, पर पता नहीं बाहर से दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया था। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, कहते हुए विविधा रो पड़ी। विविधा के रो पड़ते ही अथर्व उसे संभालने उसके कंधे पर हाथ रखता है तो विविधा उसके गले लग जाती है। मैं बहुत डर गई थी। मुझे घुटन महसूस हो रही थी बंद कमरे में। पता नहीं अगर आप नहीं आते तो मैं मर चुकी होती। विविधा को रोता हुआ देख अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से उसके गले लग जाना अथर्व को उसकी उदासी महसूस हो रही थी। विविधा, जस्ट रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक है। तुम सेफ हो और डोर भी खुल चुका है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं न तुम्हारे साथ। विविधा को संभालते हुए अथर्व भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी दोनों को उनके ज्यादा करीब हो जाने का एहसास होता है। अथर्व विविधा से दूर हो जाता है। विविधा भी झेप जाती है और खुद को अथर्व से दूर होकर नजरें घुमा लेती है। तुम ठीक हो अभी? अथर्व ने विविधा से कहा। विविधा हाँ में गर्दन हिला देती है। पता नहीं वो लोग मुझे छोड़कर कैसे चले गए। तनु भी मेरे लिए नहीं रुकी। वो तो ऐसा कभी नहीं करती, क्या उसने मुझे ढूंढा ही नहीं? विविधा ने सोचते हुए कहा। बात तो मेरी भी समझ की बाहर है। मैं तो जाने के लिए रेडी था, मैंने कहा भी था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो लोग बिना हमें लिए कैसे चले गए। अथर्व ने कहा। क्या मतलब? आप भी नहीं जा पाए? विविधा ने अथर्व की ओर देखा। हम दोनों ही यहाँ से नहीं जा पाए। इसका मतलब समझ रही हो तुम? अथर्व विविधा को देखते हुए कहा। विविधा अथर्व के बातों के अर्थ समझने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो बात अलग थी, लेकिन तुम्हारे साथ भी जबकि सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तनु और तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। अथर्व विविधा से कहता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरी भी बात समझ नहीं आ रही, पर इसका क्या मतलब हो सकता है? विविधा अथर्व की ओर देखती हुई कहती है। मतलब साफ है विविधा, रोशनी महल हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। वह कुछ और चाहती है हमसे। अथर्व मामला समझ चुका था। पर क्या और क्यों रोशनी महल हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती? विविधा परेशान सी अथर्व से कहती हैं। अब ये सब कुछ हमें रोशनी महल ही बताएगी, हमारे अतीत के बारे में। हमें रोशनी महल चलना होगा, लेकिन अथर्व रोशनी महल की ओर देखकर कहता है। लेकिन क्या? विविधा अथर्व की बातों से कहती है।
सबसे पहले हमें जंगल वाले वैद बाबा से मिलना होगा, अथर्व ने कहा। विविधा और अथर्व अपने अतीत की खोज में निकल चुके थे। वह फिर से वही जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहां उस रात उनके साथ हादसा हुआ था, और वह वैद बाबा से मिले थे। वह दोनों वैद बाबा के पास जा रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान गहरा काला दिखाई पड़ रहा था। विविधा और अथर्व घने जंगल को पार कर रहे थे। विविधा बहुत डरी हुई थी। वो बार बार डर जाती और अथर्व का हाथ पकड़ लेती है। अब अथर्व खुद उसका हाथ थामे उसे जंगल पार करवाता है। थोड़ी दूर चलने पर वैद बाबा की कुटिया आ जाती हैं, जहां आज भी वही थोड़ी सी रोशनी पर वैद बाबा कोई जड़ी बूटियों का लेप बना रहे थे। वो लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। बाबा उन्हें बिना देखे ही कहते हैं, आखिर आ ही गए आप दोनों। अब वह कहीं नहीं जाने देगी आपको। वैद बाबा की बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। विविधा अथर्व की ओर देखती हुई वैद बाबा से पूछती हैं, आपको पता था कि हम लोग आने वाले हैं? कौन जाने नहीं देगी हमें यहाँ से बाबा। आपका अतीत, जो यहाँ मौजूद है इस रोशनी महल में, जिसने आप दोनों को जाने नहीं दिया और न जाने देंगे। वैद बाबा चेहरे पर गंभीर भाव लेकर कहते हैं, हम भी अपना अतीत जाने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। अब तो पता करना ही है, इन सब का कारण कौन है और क्या है हमारे अतीत का राज। अथर्व वैद बाबा से कहता है, अगर जानना चाहते हो तो जाओ रोशनी महल में, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वही मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों का अतीत एक साथ है, लेकिन कोई और भी है जो तुम्हारे अतीत में शामिल है और अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द ही मौजूद है, उससे सावधान रहना। बाबा ने गंभीर होकर कहा, पर वह कौन है जिसका अतीत हमारे साथ जुड़ा हुआ है? विविधा वैद बाबा से कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हें महल जाकर ही पता चलेगा। देर मत करो, महल की ओर जाओ। वैद बाबा ने परेशान होकर कहा। अथर्व और विविधा रोशनी महल जाने का फैसला ले चुके थे। वैद बाबा उन्हें अपने एक संदूक में से कोई पुरानी सी चाबी उन्हें देते हैं। ये चाबी राजघराने रोशनी महल की है। मेरे दादा परदाऊ ने इस चाबी को सहेज कर रखा था, शायद इसी दिन के लिए। अब इस चाबी का वक्त आ चुका है, इसे लो और जाओ अपने अतीत के सफर में। अथर्व और विविधा बाबा को प्रणाम कर वह चाबी लिए रोशनी महल की ओर चल पड़ते हैं। रोशनी महल के रास्ते पर चलते हुए जंगल और भी घना अंधेरा हो रहा था। पूर्णमासी की रात खत्म हो चुकी थी। आसमान में गहरा अंधेरा छा गया था। उससे गहरा काली जंगल थी जिस पर कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों की आवाज शरीर के रोंगटे खड़े कर रहे थे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए अथर्व और विविधा आगे बढ़ रहे थे। बाहर से जंगल जितना छोटा था, अंदर से उतना ही गहरा और डरावना। विविधा अथर्व के संग चल रही थी कि तभी उसे पत्थरों से ठोकर लग जाती है। आह, संभाल कर मैथिली। अथर्व विविधा का हाथ थामे उसे संभालता है। क्या आपने मुझे मैथिली कहा? विविधा अचानक से ये नाम सुनकर अथर्व से कहती हैं, हाँ, पता नहीं मेरे मुंह से अचानक ये नाम आ गया, पता नहीं क्यों। अथर्व, जो खुद इस नाम से अनजान था, आपने इससे पहले भी मुझे इस नाम से ही पुकारा था। याद है कॉलेज में जब आग लगी थी, और फिर उस रात जंगल में अचानक से उस जानवर का मुझ पर हमला करना, तब भी आपने मुझे मैथिली कहकर पुकारा था। पता नहीं विविधा, ये नाम कैसे मेरी जुबान पर आ जाता है। मुझे खुद भी नहीं पता ये नाम किसका है और कौन है इस नाम का शख्स, मुझे कुछ नहीं पता। अथर्व कहता हुआ परेशान हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया आपसे। विविधा अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाकर कहती है, पर एक बात जरूर है, ये नाम मुझे हमेशा से जाना पहचाना सा लगता है, जैसे इस नाम वाले शख्स को मैं पहले से ही जानता हूँ। अथर्व कुछ सोचता हुआ कहता है। अथर्व का हाथ अभी भी विविधा के हाथ को थामे हुए था। तभी शेयार की आवाज आई और दोनों चौंक गए। अब हमें आगे चलना चाहिए, अथर्व ने विविधा से कहा। विविधा ने भी हामी भरी। वह दोनों इस समय जंगल के बीचों बीच पर थे और रोशनी महल उनके सामने। रोशनी महल काली अंधेरी रात में और भी भयावह रूप में थी। आज उस पर चांद की रोशनी नहीं बल्कि अमावस की काली छाया थी। कई साल पुराना महल दूर से ही जर्जर हो चुका था, सामने जाने की उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। विविधा डर से सहमी हुई थी और अथर्व का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं।
मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कहते हुए अथर्व विविधा का हाथ थामे उसके साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह दोनों आगे बढ़ रहे थे अचानक से ढोल नगाड़े की आवाजें आने लगी। लेकिन वह आवाज सिर्फ उन दोनों के लिए थी, जैसे उनके आने का स्वागत किया जा रहा हो। कुछ दूरी पर चलते हुए उनके सामने एक परछाई आ गई, वह दोनों ही चौंक कर घबरा गए। राजकुमार राजकुमारी की जय हो, इतना कहकर वह परछाई सी आत्मा हवा बनकर उड़ जाती है। उन दोनों की ही कुछ समझ नहीं आया कि अभी उनके साथ क्या हुआ। वह सच था या खुली आंखों से देखा गया सपना। अगर सपना था तो उन दोनों को ही एक सपने कैसे आ सकते थे। ये सब क्या था। अभी अचानक से वह आदमी आया और अचानक से गायब हो गया। विविधा सहमी हुई सी अथर्व से कहती है, समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया एकदम से। अथर्व यहाँ वहाँ देखता हुआ कहता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। विविधा डरी हुई कहती है, हम जहाँ भी जाए ये महल हमारा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगी, न सपने में और न हकीकत में। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह जानना होगा। पर आपने देखा न यहाँ आते ही कितनी अजीब सी आवाजें आने लगी, और फिर वह आत्मा, पता नहीं अंदर और क्या होगा। विविधा डरी हुई अथर्व से कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि वह भी चाहता है कि हम अपने अतीत के बारे में जानें और रोशनी महल में जाए। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अथर्व विविधा का हाथ थामे उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है। वह दोनों महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे, जहां दूसरी रात उनके साथ हमला हुआ था, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। अथर्व वह चाबी निकलता है जिसे वैद्य बाबा ने उसे दिया था। वह उस चाबी से ताला को खोलता है और एक चरमराती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। विविधा की डर से हालात खराब हो गई थी। वह कसकर अथर्व हाथ थाम लेती हुई उसकी कंधे पर अपना चेहरा छुपा लेती है। दरवाजा आधा खुलने पर आवाज आनी अब बंद हो जाती है। वह विविधा को देखते हुए इशारों में सब ठीक होने का आश्वासन देता है। विविधा अथर्व की ओर देखती है, उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी एक चमगादड़ का बड़ा सा झुंड उनकी ओर आ रहा था। अथर्व विविधा को अपनी बाहों में घेरे हुए नीचे बैठ जाता है। चमगादड़ का झुंड इतना बड़ा था कि लगभग 2 मिनट तक उसका झुंड बाहर निकलता जा रहा था। अथर्व विविधा को बाहों में भरा रखा था और विविधा डर से अथर्व की बाहों में सिकुड़ जाती है। कुछ देर बाद चमगादड़ का झुंड खत्म होता है। अथर्व राहत की सांस लेता है, लेकिन विविधा अभी भी अथर्व की बाहों में रहती है। वह उसका कंधा कसकर पकड़ रखी थी और विविधा के नाखून अथर्व की गर्दन पर दबाया हुआ था। अथर्व विविधा से कहता है, विविधा वो सब चले गए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन विविधा अभी भी डरी हुई थी और अथर्व की बाहों में समाई हुई थी। देखो तो सही एक बार, कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। विविधा धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है और आंखें खोलती है। सारे चमगादड़ जा चुके थे। विविधा को एहसास होता है कि वह अथर्व की बाहों में है। वह जल्दी से दूर हट जाती हैं। आगे क्या होगा उनके साथ? क्या वह दोनों अपने अतीत को जान पाएंगे या फिर आएगा कोई नया तूफान? जानने के लिए कहानी के साथ कनेक्ट रहें। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।